हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक बार फिर से क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 जो कि है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उसको लेके आए हैं। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो लेक्चर नंबर 6 से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़े थे और वहाँ से आपने उसका एक फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल दिया है, जिसको हमने शॉर्ट टर्म में जो नाम दिया है वो दिया है पारुल। ठीक है, आज उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये जो रेजिस्टिविटी है, जिसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला है, किस तरीके से ये रेजिस्टेंस जो होती है वायर की उससे रिलेटेड है। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आपने जो रेजिस्टेंस पढ़ी थी, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वहीं से कांस्टेंट के रूप में निकल के आई थी, जिसको आपने क्या कहा था, या तो आप इसे सिंपली रेजिस्टिविटी कहते हो या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हो, या हमने आपको बताया था इसको आप एक और वर्ड बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हमने पारुल बोला हुआ है, रो बोलते हैं, उसके सिंबल को रो बोलते हैं, और फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो कहां से आएगा? पारुल। इसके लिए एरिया, रेजिस्टेंस और लेंथ कंडक्टर की इंपॉर्टेंट होती है। एरिया कितना है, रेजिस्टेंस कितनी है और लेंथ कितनी है। अभी यहां से क्या है, इसको जो सीधा छोटा छोटा पहले वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। डिनोट जो करते हैं वो करते हैं इसको रो से, इसको बोला जाता है रो, RHO, रो बोला जाता है इसको। एंड देन इसका SI यूनिट जो होता है, उसको करने से पहले हम यहीं पर SI यूनिट निकाल देते हैं। आपका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था पारुल, रो इक्वल्स टू A इंटू R अपॉन L, मतलब कि एरिया इंटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। तो यहां से अगर फॉर्मूला निकलेगा इसका SI यूनिट का, सॉरी फॉर्मूला नहीं, SI यूनिट निकलेगी अगर, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर, रेजिस्टेंस हो जाता है ओम, और लेंथ भी होती है मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर या मीटर ओम इसकी क्या बन जाती है? यूनिट बन जाती है। तो ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, तो यहां से तो ये नॉर्मल सी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली थी कि क्या होती है रेजिस्टिविटी। क्या है? कांस्टेंट टर्म है जो निकल के आया था जब आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करके लिखा था, तो वहां से आपके पास एक कांस्टेंट टर्म निकल के आई थी। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज है कि ये डिपेंड किस किस चीज करती है। जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया, लेंथ, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी उसके विपरीत क्या लिखें? फैक्टर्स डिपेंडिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किन किन चीजों से अफेक्ट होती है? क्या ये लेंथ से अफेक्ट होती है? नहीं। क्या ये एरिया से अफेक्ट होती है? नहीं। ये दोनों चीज़ें इसमें इफेक्ट नहीं डालती हैं। जिन चीज़ों से इफेक्ट होती है, मतलब जिन चीज़ों से इस पर फर्क पड़ता है, वो एक है नेचर ऑफ मटेरियल। ये मैंने आपको बताया था डिटेल में, नेचर ऑफ मटेरियल कैसे बना होगा वो। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर। फैक्टर वही 4 हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 हैं जो रेजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए मैटर करते हैं, या फिर उस पर डिपेंड करेंगे कि या तो उसका नेचर जो है वो कुछ अलग हो, वायर का बनी हुई जो वायर है उसका नेचर अलग हो तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग हो सकती है, या फिर उसका टेम्परेचर जो हो वो बढ़ा या घटना चाहिए, तब उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है वो 2 हैं, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर, थिकनेस यानी कि एरिया, और लेंथ से इसका कोई भी वास्ता नहीं होता। लेंथ और एरिया से रेजिस्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी वायर कर लो, ठीक है, चाहे कितनी मोटी वायर कर लो, अगर उसका नेचर और टेम्परेचर दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि उसका रेजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्लियर है? यहाँ से आई होप ये क्लियर होगा फैक्टर डिपेंडिंग रेजिस्टिविटी। इसके बाद नॉर्मल सी चीज़ एक देखिए, यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर इसका डेफिनेशन निकालना हो तो क्या होगा। रेजिस्टिविटी जो होता है ना बेटा, एक ये जो रेजिस्टिविटी है, यहीं लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है।
ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता भाव भाव करता है, म्याऊं तो नहीं करेगा ना, तो वो कुत्ते की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बिल्ली म्याऊं करती है, बिल्ली भौंक नहीं सकती, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर ही वो प्रॉपर्टी रहेगी, रजिस्टिविटी। यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल कुत्ता बिल्ली तो एग्जांपल दिया था मैंने, फॉर एग्जांपल कॉपर है, अब कॉपर का जो मेटल है उससे जो वायर बन रही है उसकी रजिस्टिविटी किसी और के पास नहीं हो सकती। वो आयरन के पास नहीं होगी, वो एल्यूमिनियम के पास नहीं होगी, वो सिल्वर के पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कॉपर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, सिल्वर के पास अपनी रजिस्टिविटी होगी। यानी कि हर मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ रहे हो? वो अलग अलग रजिस्टिविटी वाला क्या होता है, मटेरियल होता है, क्योंकि जो ये रजिस्टिविटी है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, किसी एक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी होना, ठीक है। समझ पा रहे हो? जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप कौन सी वायर, एल्यूमिनियम वायर यूज करते हो, तो एल्यूमिनियम वायर की जो रजिस्टिविटी है एक वैल्यू आती है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, वो उसकी रजिस्टिविटी है। अब वो 2.63 जो है वो उसी के पास रहेगी, वो किसी और के पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू चेंज हुई तो मटेरियल चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? ये चीज होती है। जैसे कुत्ता सिर्फ भाव भाव करेगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम वायर की रजिस्टिविटी होगी वो कॉपर वायर के जैसा नहीं हो सकता। इन सब की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग रहती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, अब ध्यान से समझना है इसको, एक बहुत सिंपल चीज़ है, एक कुत्ता एक बिल्ली है। मुझे बिना देखे उन वायर्स को सॉरी उन जानवरों को बिना देखे ये बताना है कि कौन सा कुत्ता है कौन सा बिल्ली है, तो मैं बोलूँगा उनको, मतलब उनकी साउंड निकालो, है ना। तो अगर वो भाव भाव कर रहा है वो जानवर जो मेरे सामने है, तो बिना देखे बता सकते हैं वो क्या है, क्या है, कुत्ता है। और अगर म्याऊं म्याऊं कर रहा है तो बिना देखे क्या बता सकते हैं कि वो क्या है, बिल्ली है। सिमिलरली अगर मुझे रजिस्टिविटी पता हो तो मैं मटेरियल बता सकता हूं, या फिर हम उसकी क्या बता सकते हैं, रेजिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे रेजिस्टेंस कंपेयर कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पे, कि किस तरीके से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में इक्वल आते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, इन दो पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड वो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है रो इक्वल्स टू ए इंटू आर ओवर एल, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए तो फॉर्मूला निकाला होगा ना हमने, रो इक्वल्स टू ए इंटू आर अपॉन एल। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर के लिए निकाला है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर आपने एक वायर बना दी, ये कैसी वायर है, कॉपर की वायर है। अब ये जो कॉपर की वायर है, ये जो कॉपर की वायर है, इसका जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। दोनों यूनिट है, यूनिट मतलब 1, ठीक है ना। अगर मैं एक ही जगह भी 1 डाल दूं, दिस इज जस्ट फॉर द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है, कि रजिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे आ सकती है। तो रो इक्वल्स टू ए की जगह भी 1 आएगा, आर की जगह भी आर ही रहेगा, और एल की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 1 तो अलग हो गए, रो किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के बराबर है। कब? जब उस वायर की लेंथ यूनिट हो और एरिया भी यूनिट ही हो, यानी कि लेंथ 1 मीटर है और एरिया भी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, दोनों 1 1 है। तो आपके पास क्या आ सकता है, एक डेफिनेशन निकल के आ जाएगी कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसके कंपेयर करने का काम आती है, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी होगी उसकी वही क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगी उसकी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इतना जैसे इस पर मैं लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी of a wire is numerically equal to the resistance of the wire having unit length and unit area ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन लिखने के लिए अगर किसी ने बोला तो ये वाला डेफिनेशन आ जाएगा कि वायर का जो लेंथ है वो भी यूनिट होना चाहिए और एरिया क्या है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिट ही होना चाहिए। मतलब 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। अब यहाँ से वो चीज़ है कि यहाँ से पता लगता है दिस रिलेशन, ये वाला जो है यहां से पता लगेगा, रो इक्वल्स टू आर है ना, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वही क्या होगी, रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, दिस रिलेशन इज यूज टू
कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मतलब कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी पता है, अगर आप उनकी रेजिस्टिविटी पता है तो वो वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस भी होगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये दिख रहा है इस सेक्शन में आपको नीचे की तरफ, जी दिख रहा है। अभी मैं नॉर्मली आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। जैसे कॉपर है, अब अगर मैंने बोला कि कॉपर का रेजिस्टिविटी है 1.69 होता है शायद, 1.69 होता है, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे बोला, एक वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये जो कॉपर है, एक ये वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो रेजिस्टिविटी है यही इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस भी होगी। बस आप क्या कर दोगे, यूनिट हटा दोगे, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम हो जाएगा। अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी तो दे रखी है, लेकिन अगर ये वायर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉपर वायर, इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है या एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इस कंडीशन में यही रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। और एक बेस वाले फैक्ट के लिए बोलते हैं ना, एक बेस से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो उस बेस वाले फैक्ट के लिए ये वाला रीजन मानना जरूरी होता है कि लेंथ जो है वो कितनी कंसिडर करी हमने, 1 मीटर, और एरिया हमने कितना कंसिडर किया है, 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है कि जो वो कॉपर वायर है उसकी लेंथ और एरिया ये है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी गिवन होगी वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि रो इक्वल्स टू क्या होता है उस केस में, आर। ठीक है, यहां से रिलेशन आपके पास आ जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे ये हटा दें अब, क्योंकि आगे चलते हैं फिर इसके बाद। रेजिस्टिविटी इतना क्लियर हुआ, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये रेजिस्टिविटी का क्लियर हो गया थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, एक चीज बताइए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, इनका जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसकी होती है एल्यूमिनियम की होती है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और इसकी होती है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा, इनसे आपको क्या पता लग रहा है, ये तो रो की वैल्यू है इसकी, इससे क्या पता लग रहा है कि ये वैल्यूज बहुत कम है। किस ऑर्डर की है, देखो 10⁻⁸ ऑर्डर की है, -8 मतलब बहुत ही कम, 1/1 के पीछे 8 0 इज अ वेरी छोटी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है इन सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेस, और इनमें से सबसे कम कौन होगा, सिल्वर, ऑब्वियसली 1.60 है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेस have very low electrical resistivity। अब क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो है तो ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में सामने सामने थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बहुत कम होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एंड हेंस वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट इसमें ज़्यादा जाएगा, और जहां से करंट अच्छे से पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विच मेक्स देम एक्सीलेंट कंडक्टर्स। अब वो उनको क्या बना देगा, कंडक्टर बना देगा, तभी तो उसमें से करंट पास हो रहा है ना, तो उसको वो क्या बना देगा, फिर कंडक्टर बना देगा। क्लियर है, तो ये चीज़ क्या है कि जिसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हुई, ठीक है, अब वो क्या हो जाते हैं, कम रेजिस्टेंस वाले होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और करंट उसमें से ज़्यादा पास होगा, और करंट अगर ज़्यादा पास हो रहा है तो वो क्या होंगे, फिर आपके कंडक्टर्स कहे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो होते हैं ये क्या हैं, जो ये हैं सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, ये सब है मेटल्स। हालांकि हाँ प्योर मेटल्स हैं,
अब सिल्वर का आप यूज़ इसलिए नहीं करोगे क्योंकि महंगा है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए आपकी जो वायर्स होती हैं वो ज़्यादातर किससे बनी हुई होती हैं, इधर वो कॉपर से बनी होती हैं और वो एल्यूमिनियम से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं। जबकि बेटा जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, तभी तो उसके अंदर से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। तो उनका रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 ओम मीटर से 10⁻18 ओम मीटर। ये बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा, 10⁻14, वो -8 है, ये 14 है, 10⁻14, एक के पीछे 14 जीरो, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इतना ज़्यादा इसका रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, और अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, और ज़्यादा होगा। और वो जो रेजिस्टेंस है इसका, वो इसमें क्या करेगा, करंट को रोकने में हेल्प करेगा, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स कहा जाता है। ठीक है, अभी प्योर मेटल की बात तो हो गई। एक केस मैंने आपको पहले ही बताया था, किसका, अलॉयज का। अलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये जो अलॉयज है ना बेटा, ये इनसे भी थोड़ा ऊपर है। मतलब कि ये जो अलॉयज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर पे भी खैर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर ये अलॉयज जो है मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, और इन मेटल्स को कंबाइन करके आपके पास 2-3 अलॉय बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने कौन कौन से हैं। एक होता है कॉन्स्टेंटिन, एक होता है मैंगनीन, और एक होता है आपका नाइक्रोम। ठीक है, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम। ये जो एलाइज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा होती है कि ये हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर हीटिंग इफेक्ट पता है, हीटिंग इफेक्ट अगर किसी को पता है तो हीटिंग इफेक्ट बताइए। देखिए अगर आपको याद होगा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, नहीं पता। देखिए हीटिंग इफेक्ट में क्या था कि करंट, मतलब वायर्स ऐसी यूज की जाती हैं कि वायर के अंदर से क्या हो, करंट पास हो। ठीक है, अब वो जो करंट उसमें से पास हो रहा है, आप मतलब उसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर है। एक हाई रेजिस्टेंस वायर में से जब आप करंट पास कराते हो तो करंट उसमें से पास तो हो नहीं पाता। वो सारा करंट जो है, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहाँ पे स्टोर हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से वो वायर जो होती है वो क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा आयरन होता है, ठीक है, आयरन प्रेस करते हैं ना जिससे, या फिर टोस्टर हो गया या अवन हो गया, ठीक है, ये रॉड हो गई जिससे पानी गर्म करते हैं। इन सब के अंदर वो स्विच से यहाँ तक की वायर नहीं, जो आप सॉकेट में स्विच डालते हो वो तो कंडक्टिंग वायर है, वहाँ से तो करंट आएगा। अगर वो तार गर्म होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो तो कंडक्टिंग वायर है। लेकिन जिस मटेरियल से अप्लायंस बना है उसके अंदर जो वायर फिट की जाती है वो ज़्यादातर नाइक्रोम होती है, पर ये सब भी हो सकती हैं। ये सब क्या है, अलॉयज हैं। तो इनमें से किसी एक की वायर होती है वो, अब वो वायर उसके अंदर करंट आता है, वो उस करंट को स्टोर कर लेती है और किसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं। और उसी हीट को फिर आप यूज़ करते हो, चाहे आप आयरनिंग के लिए यूज़ करो, चाहे पानी गर्म करने के लिए यूज़ करो, समझ रहे हो, चाहे टोस्टिंग के लिए यूज़ करो। ठीक है, टोस्टर्स होते हैं जो, वो भी सब जगह क्या होती है, ये अलॉय वायर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये अलॉयज भी याद रखिएगा आप, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन और मैंगनीन, मैंगनीन नहीं, मैंगनीन और नाइक्रोम। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था शायद, अगर आपको याद हो तो, ये होता है, नहीं नाइक्रोम का बताया था सिर्फ। नाइक्रोम में कौन कौन से मेटल होते हैं, नाइक्रोम में निकल होता है, सॉरी, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है और आयरन होता है। ठीक है, मैंगनीन होता है, इसके अंदर कॉपर होता है, मैंगनीज होता है और निकल होता है, और कॉन्स्टेंटिन जो है इसके अंदर कॉपर और निकल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप कि ये जो हैं अलॉयज की भी बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है। अलॉयज हैव वेरी हाई
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है विच प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट को ये प्रोड्यूस कर देते हैं, इतनी ज़्यादा होती है, और मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है ना, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, विच प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट एंड इज यूज्ड इन अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसमें यूज़ होता है ये, टोस्टर्स हो गए उसमें यूज़ होता है, और एक्सेट्रा जैसे रॉड हो गया पानी गर्म करने का, माइक्रोवेव हो गया, गीजर्स हो गए, इन सब के अंदर भी क्या होता है, जहाँ जहाँ मतलब हीट की ज़रूरत पड़ती है आपको चार्ज से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसकी ज़रूरत पड़े, हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़े, वहाँ कौन से अलॉयज़ यूज़ होते हैं, ज़्यादातर कौन सा होता है, नाइक्रोम होता है यूज़, ठीक है। बाकी कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन भी यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। क्लियर हो गया ये आपका होता है यूज़ कि आप उस रेजिस्टिविटी का किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, किस तरीके से उसका यूज़ आपके पास पॉसिबल है, और आप उसको किस तरीके से अपने डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यहीं पर है, इतना ही है। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स करते हैं, पहले नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर ख़त्म करते हैं ये वाला टॉपिक भी। हो गया, ठीक है, करते हैं आगे क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। आपके पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, आपके पास क्या है, एक कॉपर वायर, ठीक, इसका जो लेंथ है वो है 2 मीटर्स, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर्स है। रेजिस्टेंस जो है इसकी वो है 1.7 इंटू 10 रेज -2 ओम्स, ठीक है। एक बार कंफर्म करने लीजिए मुझे, 1.7 नहीं 2 इंटू 10 रेज -2, ठीक है, सॉरी ये एरिया है, 1.7 इंटू 10 रेज 6, सो सॉरी, ये एरिया है बेटा। रेजिस्टेंस जो है वो है 2 इंटू 10 रेज -2 ओम्स। आपको इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है, करिए। नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पारुल लगेगा, ठीक है, करिए इसको। एरिया मीटर स्क्वायर, नॉर्मल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन, यूनिट गिवन से क्या पता लगी जाता है, क्या है, A इंटू आर ओवर एल, रो निकालना है, A कितना है 1.7 इंटू 10 रेज -6 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 10 रेज -2 ओवर लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1.7 इंटू 6 और -2 -8 10 रेज -8 ओम और मीटर, क्योंकि क्या है रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या आ जाएगी 1.7 इंटू 10 रेज -8 ओम मीटर, ठीक है। ये तो हो गया ऐसा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, जहाँ पे दिया रहेगा। अच्छा, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस क्या दिए रहते हैं कि आपको एरिया ना दिया रह के आपको डायमीटर दिया रहेगा, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ द वायर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो वायर होती है, अगर आप किसी भी वायर को देखो तो उसका जो एरिया निकलेगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा। जैसे ये वायर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, अब ये वायर आप ऐसे तो निकालोगे नहीं इसका पूरा एरिया, कैसे भी निकालोगे, एक पर्टिकुलर पोर्शन काट दोगे, अब वो काट के पोर्शन मैंने बाहर निकाल दिया। सपोज करो ये आपके पास क्या है, ये है, अब ये वायर जा रहा है आगे की तरफ, बहुत लंबा वायर है, आगे की तरफ जा रहा है। अब एरिया ऐसे में तो निकलेगा नहीं, एरिया तो ऐसे में ही निकलेगा सामने की तरफ से, तो मैंने हल्का से इसको ऐसे काटा 2 जगह से, एक जगह से ऐसे, एक जगह से ऐसे, और इसको निकाल दिया। कैसी शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा, तो वही जो होता है वो क्या होता है, उसका एरिया होता है वायर का, और ये निकलता कैसे है, एरिया ऑफ सर्कल से। यानी कि अगर आपको कभी भी वायर का आपको क्या पूछा है, क्रॉस सेक्शन पूछा है, एरिया पूछा है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वहाँ से डायमीटर अगर गिवन है तो डायमीटर आपको पता है रेडियस का डबल, ठीक है, तो रेडियस का अगर आप हाफ कर दो
सॉरी रेडियस का अगर आप डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, डायमीटर आ जाएगी। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हाफ करना पड़ेगा नॉर्मली, और फिर आप उस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें उसके बेस पे, डायमीटर वाला ही 0.5 mm का डायमीटर है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल रहते हैं इसके, इतना डिफिकल्ट नहीं आता आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डायमीटर ही गिवन है वायर का, 0.5 mm का डायमीटर है, एंड देन रेजिस्टेंस आएगा आपके पास शायद नहीं, रेजिस्टिविटी इस बार गिवन है 1.6 × 10⁻⁸। ओके, रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर्स। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है R 10 ohms दे रखा है। अब वो आपको कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आई होप आप घर से कर सकते हैं, होमवर्क में कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी लेंथ कितना होगा अगर रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है। तो फॉर्मूला सेम, ρ = A × R/L, लेकिन इस बार क्या निकालना है L। तो L एक साइड कर देते हैं, A × R/ρ कर देते हैं। ठीक है, तो A कितना है बेटा, ओके यहाँ A नहीं है, वही चीज़ बता रहा था मैं आपको कि A तो है नहीं। अब डायमीटर है, तो डायमीटर कितना है आपके पास 0.5 mm है, मिलीमीटर। ठीक है, अब मिली एम्पियर अगर आपको याद हो मैंने कराया था आपको, किसी भी चीज़ को मिली से फिर नॉर्मल टर्म्स में उसको लाना है, मीटर में लाना है, तो आप 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले तो इसको रेडियस में चेंज कर लो, 0.5/2 आ जाएगा मिलीमीटर में, और मीटर में करने के लिए 0.5/2 × 10⁻³ मीटर्स। अब ये आपके पास रेडियस है, आपको एरिया निकालना है, तो πr² आ जाएगा। πr² मतलब यहाँ पे देखिए, अब एरिया की जगह क्या करेंगे हम, इस तरफ करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। एरिया कितना है बेटा, पाई बोले तो 22/7। r² मतलब 0.5/2 × 10⁻³ ये तो एक r हुआ, स्क्वायर मतलब एक और बार। रेजिस्टेंस कितनी है 10, अपॉन में रो कितना है बेटा 1.6 × 10⁻⁸, बस ओम मीटर तो खैर बाद में लिख देंगे। ओके, अब ये वैल्यू जो है कहाँ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में, फिर इसको इससे सॉल्व करके आंसर आपको होमवर्क में करना है। कितना आएगा, जो भी यूनिट आएगी वो मीटर्स में आएगी। ठीक है, लेंथ जो होगी वायर की वो मीटर में हो जाएगी। क्लियर है, कंफर्म, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पेपर में नॉर्मली आप एग्ज़ाम अगर आप हाफ ईयरलीज वगैरह करते हैं तो उसमें आता है, कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है, इसे हटा दूं। अब ये क्वेश्चन जो है वो ये कुछ इस तरह से होता है कि आपको बोला है रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। इसकी रेजिस्टेंस दे रखी होती है A 6 ohm रेजिस्टेंस वायर, ये क्वेश्चन समझने वाला है। रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, एक वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, और उसको बोला है कि उसको डबल किया गया फोल्ड करके। ठीक है, और वो पूछ रहा है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये वो वायर थी जिसका आपको क्या दे रखा था, 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा था, ये वो वायर है। अब वो कह रहा है कि इसको डबल अप किया गया बाय फोल्डिंग। ठीक है, फोल्ड करने का मतलब ऐसे किया गया। तो पहले तो नॉर्मल सिचुएशन लिख लेते हैं जहां पे वो ऐसी थी। नॉर्मल सिचुएशन जहां पे वो ऐसी थी, वहां पर उस वायर का जो लेंथ है वो कितना होगा, L। एरिया जो माना गया A कंसिडर कर लेते हैं उसको। रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 6 ओम, और रेजिस्टिविटी जो होगी, रेजिस्टिविटी वो कितनी होगी रो। चलो इसको आगे रो ही लिख देते हैं, ये कितनी है रो। इस सिचुएशन में जो पारुल का फॉर्मूला है वो लगेगा A × R/L, यानी कि रो इक्वल्स टू A × 6/L। ये एक सिचुएशन बन गई आपकी, ये A सिचुएशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, अभी सिचुएशन B क्या है,
सिचुएशन बी वो कह रहा है कि आपने उस वायर की लेंथ को डबल किया है, सॉरी वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, उसको ऐसा साइज उसका डबल कर दिया, यानी कि एरिया क्या हो गया डबल, पर द मोमेंट आपने इसको फोल्ड किया, अगर ये पूरा L था तो फोल्ड करके क्या हो जाएगा L/2, तो इसका जो लेंथ है वो नया लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा अब फोल्डिंग के बाद L/2, एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 2a, डबल हो गया ना, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपको पता है लेंथ एरिया पे डिपेंड करती नहीं है, तो वो रो की रो रहेगी, तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी रो ही रहेगी, और रेजिस्टेंस आपको इस बार निकालनी है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या आएगा वो देखिए, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी रो इक्वल्स टू a इंटू आर अपॉन एल, लेकिन a कितना है 2a है और l कितना है अपॉन 2 है कि नहीं, l अपॉन 2 है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए क्या है b है, अब नॉर्मली करना क्या है देखिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमें रेजिस्टेंस निकालना है एक्चुअली, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ की जो रेजिस्टेंस है और यहाँ की रेजिस्टेंस जो है उनको एक तरफ ले लीजिए और फिर उनको डिवाइड करना। अगर इसको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो 6 इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, यही इक्वेशन, इसको मान लो ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन 4a, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए b मान लीजिए, इसको हटा दें, कहाँ गया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है, वैसे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, इसको हम क्या कर देंगे फिर डिवीजन में ले आएंगे। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल है। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइडिंग b बाय 1, डिवाइडिंग b बाय a कितना आ रहा है, r पहले वाली सिचुएशन लिख लीजिए, रो इंटू एल ओवर 4a अपॉन इधर कितना है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अभी ये a सबसे ऊपर और ये यहाँ पे, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में 6 भी है, सॉरी ये भी तो है अपॉन 6 ठीक है। तो r इक्वल्स टू, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है, ये a ऊपर जाएगा, a से a कैंसिल, ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 6 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 मतलब कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 2 बचता है ना 0.5, r इक्वल्स टू 1.5 ओम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर आप उसको फोल्ड कर रहे हो तो फोल्ड करने पे क्या होगा, उसका लेंथ तो हाफ हो जाएगा लेकिन एरिया उसी टाइम पे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तब दो सिचुएशन बनती है, एक नॉर्मल सिचुएशन और एक ये जो बी सिचुएशन हमने बनाई थी, बी इक्वेशन, वो बनेगी और तब आपका रेजिस्टेंस आपका आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पास होते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, रेजिस्टिविटी का आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, रेजिस्टिविटी किस तरीके से रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के काम आती है और किस कंडीशन में हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। लेंथ और एरिया जब यूनिट हो तब वो एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको ये कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। न्यूमेरिकल्स आपने इनके कर लिए हैं, जितने पॉसिबल आ सकते हैं, जितने तरीके के आ सकते हैं, या तो सिंपल आएगा या इधर उधर का कंपेयर करने के लिए आएगा कि लेंथ निकालनी है, या फिर ये फोल्डिंग वाला आएगा। फोल्डिंग वाला इज़ इंपॉर्टेंट, इसको एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे भी। तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। कल एक नया लेक्चर लेके आएंगे। लेक्चर नंबर आपका नेक्स्ट जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को लेके होगा, ठीक है, किस तरीके से आप कंबाइन करते हैं रजिस्टर्स को। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।